मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી મહાકવિ કાલિદાસ પાઠ 19 भाग 2 में આપણે આગળ જોઈએ कि कालिदास माँ काली माता का आशीर्वाद प्राप्त कर काली का दास बनकर अगर कालिदास नाम धारण करके वह वापस विद्युत माँ के द्वार पर आता है और उन्हें द्वार खोलने के लिए प्रार्थना की। द्वार बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत माँ से प्रार्थना की। संस्कृत में પોતે વિદ્યુત માએ પ્રાર્થના કરે છે કે તમે દ્વાર ખોલો। अनावृत कपाट द्वार दे, बंद करेला द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्युत माँ ने पूछा अस्ति कश्चित् वा विशेष, सुविशेषता है वाणी में। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश की रचना विद्युत माँ की सुनी। कालिदास ने विद्युत माँ अंदर थी पूछे छे कि वाणी में शू विशेषता है हवे, तो एना जवाब में महाकवि कालिदास क्रमशः એટલે કે એક પછી એક कुमार संभव, मेघदूत અને રઘુવંશ ત્રણેય રચના પોતાની જે સાહિત્યિક કૃતિ છે એ વિદ્યુત માને સંભળાવે છે। विद्युत माँ को अब विश्वास हो गया। जब उसे पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। જ્યારે વિદ્યુત માને લાગ્યું કે ખરેખર હવે તે પંડિત બનીને આવ્યા છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા છે, ત્યારે તે પોતાનું દ્વાર ત્યાં ખોલે છે। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। दरेक के दरेक क्षेत्रનો ખૂબ ઉડાણપૂર્વકનો अनुभव कालिदास ने મળેલો હતો। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। જે પ્રમાણે એમના સાહિત્યમાં પ્રકૃતિનું નિર્માણ એનું વર્ણન જોવા મળે છે એવું વર્ણન આપણે અન્ય બીજા કોઈ સાહિત્યકારના સાહિત્યમાં જોવા મળતું નથી। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। महाकवि कालिदास ने रचनाओं में जे प्रमाणे प्रकृतिનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એ જોઈએ તો એવું લાગે કે प्रकृति વિનાનું માનવનું જીવન એ અધૂરું છે, अर्थात प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उसकी कोई तुलना नहीं है। कालिदास की जो उपमाएं हैं वो उपमाएं ऐसी हैं, वो विश्वविख्यात हैं, इसकी जोड़ नहीं है। એટલે કાલિદાસે જે પ્રમાણેની ઉપમાઓ આપી છે એવી ઉપમાઓ અન્ય કોઈ બી પાસે આપણને જોવા મળતી નથી। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। चरित्र चित्रणના નિર્માણમાં પણ પાત્રનું જે પ્રમાણે ચરિત્ર નિર્માણ કરે છે એવું આપણને ક્યાંય જોવા મળતું નથી। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सका। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपना अपनापन लिए रहता है। उनके जो पात्र होते हैं वो पात्र अपनापन लिए रहता है। हर बड़ी बात स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। राजा जो है वो प्रजा का शासक नहीं बल्कि रक्षक और पिता है। उन दिनों समाज में नारी का स्थान क्या था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में मिलता है। महाकवि कालिदास के समय में समाज में नारी નું શું સ્થાન હતું એના વિશે પણ આપણને
એમના સાહિત્યમાં જાણવા મળે છે. સમાજમાં નારી સન્માન અને શ્રદ્ધાની દ્રષ્ટિથી નારી સામે જોવામાં આવતું હતું. એને સંગીત, નૃત્ય, ચિત્રકલા દરેક પ્રકારની શિક્ષા નારીને એ સમયે પણ આપવામાં આવતી હતી. महाकवि कालिदास के प्रमुख 7 ग्रंथ हैं. उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार. यह एक उत्तम काव्य है जिसमें कालिदास ने अपनी जो सूक्ष्म दृष्टि है इस दृष्टि का परिचय दिया. ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता. मालविका अपने मित्र दूसरी रचना है. यह नाटक है. उसमें 5 अंक हैं. विदेशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा इसमें है. तीसरा ग्रंथ है विक्रम उर्वशी. विक्रम उर्वशी कालिदास का दूसरा नाटक है. इसमें भी 5 अंक है. महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है. कुमार संभवम का काव्य है. इसमें शिव और पार्वती के विवाह को लेकर कामार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है. मेघदूत जो है कालिदास का 5वां ग्रंथ है. एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है. उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के लिए मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है. इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निकला है. मेघदूत काव्यમાં વર્ષા ઋતુ અને વિરહનું ખૂબ સુંદર વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. इसमें भारत के भूगोल की अच्छी जानकारी दी गई है. रघुवंश एक महाकाव्य है. इसके बाद है रघुवंश, एक महाकाव्य है. कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने के पहले ही कह दिया कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मैं मोटी बुद्धि वाला. रघुवंश लिखने से पहले ही महाकवि कालिदास कहता है कि रघुवंश इस सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश है, यानी कि वो महान वंश है और मैं मोटी बुद्धि वाला हूं. इसलिए उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं. फिर भी कोशिश की है. मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ. એટલે કે નાનકડી નાવ લઈ जो तिनकों से बनी है कड़कड़ाથી बनेली नाव લઈ અને समुद्र पार करવાનો प्रयास करूँ છું. सूर्यवंश से लेकर कुश और अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में. આમાં રાજા દિલીપથી લઈ અને છેલ્લે કુશ સુધીની અને એમના ઉત્તરાધિકારીઓ સુધીની વાત આ रघुवंशમાં કરવામાં આવેલી છે. महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम. સૌથી શ્રેષ્ઠ રચના મહાકવિ કાલિદાસ ને કહેવામાં આવે છે કે છે अभिज्ञान शाकुंतलम. यह तीसरा नाटक है. इसमें 7 अंक हैं. महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है. इस महाकवि कालिदास
आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास हमारे संस्कृत साहित्य में आज भी अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज, जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि की झलक मिलती है। महाकवि कालिदासની રચનાઓમાં એ સમયના જે સાહિત્ય છે, સાહિત્ય, રાજાનું શાસન, એ સમયની રાજનીતિ, સમાજ, ત્યારનું ભૌગોલિક જે વાતાવરણ છે તે, લલિત કલા, સ્થાપત્ય કલા, આ દરેકની ઝલક આપણને મહાકવિ કાલિદાસની રચનાઓમાં આપણને જોવા મળે છે। મિત્રો, અહીંયા પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ। કેટલાક પ્રશ્નો છે, તો એ પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ। कालिदासનું जन्मस्थान कયું છે? कालिदास का जन्मस्थान नाम बताइए। शुरू में ही बताया था, क्या होगा? तो कालिदास का जन्मस्थान उज्जैनी, जो आज का उज्जैन शहर है, उसे माना जाता है। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे? तो महाकवि कालिदास विक्रमादित्य राजा के दरबार के कवि थे। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता था? इसका कारण क्या होगा? वो युवानी के समय में जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहा था। विद्युत्मा किसकी पुत्री थी? विद्युत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी। पंडितों और विद्वानों ने विद्युत्मा से किस प्रकार बदला लिया? तो पंडित और जो विद्वान थे वो विद्युत्मा का घमंड तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसका विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से कराने का निश्चय किया। ऐसा एक मूर्ख मिला, पंडित और विद्वानों ने समझा बुझाकर उसे विद्युत्मा के पास ले गए और उन्होंने उसे अपना गुरु घोषित कर दिया और संकेत से शास्त्रार्थ करके उसमें उसे हरा दिया और उस मूर्ख व्यक्ति का विद्युत्मा से विवाह कर दिया और इस प्रकार से उसका विवाह उनसे हो गया। कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है? तो जिस डाली पर कालिदास बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, इसलिए मालूम पड़ जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? तो मूर्ख युवक ने महाकाली की उपासना की और मां काली की उपासना करने से देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विद्याओं में प्रवीण होने का वरदान दिया और इस तरह मां काली की कृपा के कारण मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। विद्युत्मा का अगर परिचय देना है तो क्या कहेंगे? तो विद्युत्मा शारदानंद की पुत्री थी, वह गुणवती थी, विदुषी और बहुत ही सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था और उसने घोषणा भी की थी कि जो उस व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी से वह विवाह करेगी। विक्रमादित्य कौन थे? तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश वैभव संपन्न था। साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष था। विक्रमादित्य के समय में
साहित्य और कला बहुत फूली फली थी। इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और संगीतकार और वैज्ञानिक पैदा हुए थे। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना ये लेसन पूर्ण करते हैं। महाकवि कालिदास पाठ 19 यहाँ पूर्णतः से स्वाध्याय तुम्हारी नोट में लखेगा।